चैप्टर का नाम डालिए एनर्जी मीटर, तो हेडिंग भी डाल लीजिएगा एनर्जी मीटर, क्योंकि ये नया चैप्टर है। डिजिटल वाट मीटर, डिजिटल एनर्जी मीटर, तो जितने भी डिजिटल टाइप के हैं वो सब इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट में पढ़ाएंगे। ठीक, चलो भाई, हेडिंग है एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर का काम क्या होता है? तो ये किसी भी विद्युतीय परिपथ में जो खपत होने वाली ऊर्जा है, उस खपत होने वाली ऊर्जा को क्या करता है? मापता है। तो लिखेगा, और क्या ये भैया कभी भी नाप देगा? किसी भी समय नाप देगा? तो यानी ये जो होता है वो किसी पर्टिकुलर आपका निश्चित समय में वैल्यू को मेजर करता है। हाँ, यानी ये जो वैल्यू को मेजर करेगा वो निश्चित समय में वैल्यू को मेजर करता है। तो लिखेगा, हाँ, तो लिखेगा किसी निश्चित समय में, किसी निश्चित समय में मापी जाने वाली ऊर्जा की खपत, किसी निश्चित समय में मापी जाने वाली ऊर्जा की खपत जिस मीटर की सहायता से मापा जाता है, जिस मीटर की सहायता से मापा जाता है, उसे एनर्जी मीटर कहते हैं, उसे एनर्जी मीटर कहते हैं। यह एनर्जी मीटर एसी व डीसी दोनों प्रकार के हो सकते हैं। एसी व डीसी दोनों प्रकार के हो सकते हैं। एसी एनर्जी मीटर कौन सा होगा भाई, बताइए? एसी एनर्जी मीटर में कौन सा एनर्जी मीटर आएगा, बोलो? हाँ, एसी में इंडक्शन टाइप। हमने बताया था कि एसी के लिए कुछ भी कहे, अगर आगे इंडक्शन शब्द लगा देते हो तो वह एसी के लिए यूज किया जाएगा। तो एसी एनर्जी मीटर जो होता है, जो घर में एसी सप्लाई आती है, उसको मापने के लिए जिसका हम यूज करते हैं वो आजकल तो हालांकि डिजिटल टाइप लग रहा है। डिजिटल से पहले जो लगता था वो एनालॉग टाइप लगता था, और उस एनालॉग से पहले जो लगता था वो था आपका इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर। अब सोचिए कि कितनी पुरानी प्रणाली को आज भी आपको पढ़ाई जा रही है। आज जमाना कहां से कहां चला गया, डिजिटल में जाने लगा है, लेकिन अभी भी कौन सा पढ़ रहे हैं? अभी भी वही पद्धति पढ़ रहे हैं जो पहले से आपका चली आ रही है, वर्षों पुरानी पद्धति। और जब समय के साथ यही बदलाव नहीं होता तो बच्चों में कहां से बदलाव होगा? पैटर्न का मतलब होता है नया नया बदलाव होता रहे, नए नए चीजों को सिखाया जाता है बच्चों को। हाँ, अरे अभी हम बता तो दिया आपको कि हमारे यहाँ के सिलेबस बहुत पीछे हैं, जो भी पैटर्न है बहुत पीछे हैं। ये सिलेबस में बदलाव नहीं किया जाता। जानते हैं उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह कारपोरेट लोग हैं, वो बदलने ही नहीं देना चाहते। क्यों नहीं बदलने देना चाहते? जैसे आप एक दुकान चलाते तो आप इस बात को अच्छे से समझेंगे कि अगर आदमी कारपोरेट है, अगर हमारे यहाँ की किताबें हैं, एक बार छप गई तो जब किताबें छपती हैं तो वह किताबों की जो बिक्री होती है वो पूरी तरह से नहीं हो पाती। अगर 100% किताबें छपी हैं तो उन किताबों में आपका 90% अगर किताबें गई मार्केट में, 90% में 80% ही किताबें बिकेंगी, 10% क्या हो जाएंगे? वैसे ही पड़ी रह जाएंगी, है ना? इस बात को तो मानते हैं ना? वो किताबें क्या होती है, फिर रिटर्न जाती हैं। जब वो किताबें रिटर्न जाती हैं तो फिर उन्हीं किताबों को क्या होता है, उन्हीं किताबों के आगे पहले पेज पे बस नाम और बाकी वो सब कुछ आपका डाटा चेंज करके फिर से उनको मार्केट में क्या किया जाता है, रिपब्लिश कर दिया जाता है। यही नहीं किया जाता है, मार्केट में फिर से वो आ जाती हैं किताबें आपका। और अगर ये हर साल बदलती रही तो हर साल न जाने कितने रुपए के कारोबार का घाटा लगेगा सरकार, लगेगा ना? जो आपके कारपोरेट कंपनियां हैं, जो भी आपका किताबें छापती हैं, उनको कितना बड़ा घाटा लगेगा। सबसे बड़ी बात है कि अगर आप लोग मार्केट में किताब आ गई, अगर नई पद्धति आपको पढ़ाई गई, नई नई चीजों को सिखाया गया, तो नई नई चीजों में सिखाने में बदलाव क्या होगा? यही बदलाव होगा भैया कि जो आपका मार्केट में नई चीजें आ रही है, नई चीजें आपको दी जाएंगी, तो हर साल बदलना पड़ेगा, हर साल किताबों को चेंज करना पड़ेगा। तो हर साल उनको नए नए लोग चाहिए। क्यों नए नए लोग चाहिए? क्योंकि एक पढ़ के आएगा तो थोड़ा सा एडवांस रहेगा, दूसरा आएगा तो वो जो पीछे पढ़ा था
वो तो सारी चीजें अब लागू नहीं होंगी, वो तो धरी की धरी रह जाएंगे। अब जो नया व्यक्ति आएगा वो ज्यादा जानता होगा ना, तो इस तरह से क्या होगा, उनको अपने बार बार कर्मचारी भी बदलने पड़ेंगे। उनको जो राइटर है, उनके जो लिखने वाले हैं, जो पब्लिशर है, उनको भी चेंज करना पड़ेगा। टीचरों को भी अपने रूप से एडवांस होना पड़ेगा ना, तो सारी चीजें बदलनी पड़ेंगी। इसलिए बदलाव नहीं किया जाता जल्दी, इसलिए आपको पुरानी पद्धति ही पढ़ाई जाती है। लेकिन होना चाहिए शिक्षा व्यवस्था में ये कि शिक्षा व्यवस्था में जितनी भी नई पद्धतियां आ रही हैं, उन नई पद्धतियों को बच्चों को पढ़ाना चाहिए, उन नई पद्धतियों को सीखेंगे। हालांकि बेसिक चीजें तो बेसिक में पढ़ते ही हैं, बेसिक चीजों को बेसिक में पढ़ाया जाए, लेकिन बेसिक के साथ साथ एडवांस भी उनको पढ़ाया जाए, क्योंकि एडवांस पढ़ाएंगे तो उससे फायदा ही होगा बच्चों का, नुकसान नहीं होगा। तो हेडिंग डाल लीजिएगा। अब देखिए, अब दो प्रकार का मीटर बता रहे थे, तो एक होता है एसी एनर्जी मीटर, एसी की एनर्जी को मेजर करने के लिए। तो वो कौन सा होता है, तो वो होता है इंडक्शन टाइप। वो कौन सा यूज करेंगे हम, तो वो यूज करेंगे हम इंडक्शन टाइप। आई बात समझ में। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है डीसी एनर्जी मीटर, जो डीसी को मापन करेगा, जो डीसी की खपत को मेजरमेंट करेगा। तो उसके लिए आता है कौन सा, मरकरी मोटर मीटर टाइप एनर्जी मीटर, मरकरी मोटर मीटर टाइप एनर्जी मीटर आता है। तो ये अलग अलग एनर्जी मीटर आते हैं, एसी का मापन के लिए, डीसी के मापन के लिए। तो हमको जो पढ़ना है इसमें, सिर्फ पढ़ना है इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर। आई बात समझे। तो हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग, हेडिंग है प्रेरण मोटर मीटर, हाँ इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर। हेडिंग डालेगा आप, हेडिंग डालेगा इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर, हेडिंग डाल लीजिएगा इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर। हेडिंग डाल लीजिए भाई, इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर। हो गया। किसे बोलेंगे भाई इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर, बात करेंगे हम इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर पे, किसे इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर कहा जाएगा, बोलो भाई। तो ये इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर किसके सिद्धांत पे कार्य करेगा, इंडक्शन टाइप एनर्जी जो मीटर है वो किसके सिद्धांत पे कार्य करेगा, इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करेगा भाई। जाहिर सी बात है, प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करेगा। और ये क्या करेगा, ये भी ऊर्जा की खपत को ही ना मापेगा। तो लिखेगा इसमें इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर में इसके बारे में लिखेगा। इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर को हिंदी में लिखिएगा, अगर हिंदी में लिखना होगा, प्रेरण प्रारूपी ऊर्जा मीटर। नहीं, ये प्रेरण मोटर मीटर, ये गलत लिख दिया, ये जानते हैं टाइप करने में गलती कर देते हैं सब, इसलिए मैंने उसको काट दिया, इसीलिए लिखा है प्रेरण टाइप एनर्जी मीटर। जो बोल रहे हैं बस वो लिखे, इसमें तो बहुत सारी चीजें हैं, इसको तो हम कभी लिखवाई नहीं करते हैं, कैसे कि हम जानते हैं पूरा गलत लिखते हैं। टाइप करने के लिए जो दो अपने से बनाने लगते हैं उसमें। हाँ, एसी एनर्जी मीटर भी बोल सकते हैं। तो लिखेगा इसके बारे में, लिखो भैया, यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और यह परिपथ में उपभोग की जाने वाली शक्ति, और यह परिपथ में उपभोग की जाने वाली शक्ति, यह परिपथ में उपभोग की जाने वाली शक्ति, यह परिपथ में उपभोग की जाने वाली शक्ति यानी खपत की जाने वाली शक्ति, सॉरी शक्ति की जगह लिख लीजिएगा ऊर्जा, खपत की जाने वाली ऊर्जा, शक्ति मत लिखिएगा, ऊर्जा, ऊर्जा लिख लीजिएगा, खपत की जाने वाली ऊर्जा का मापन करता है, का मापन करता है। और ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है, केवल एसी के लिए। तो लिख लीजिएगा इसका प्रयोग केवल एसी के लिए किया जाता है, इसका प्रयोग केवल एसी के लिए किया जाता है। हो गया। हेडिंग डाल लीजिएगा संरचना, कंस्ट्रक्शन, संरचना।
हो गया। संरचना हेडिंग लिखेगा, यह मीटर निम्न 4 भागों से मिलकर बना होता है। यह मीटर निम्न 4 भागों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से वो 4 भाग होंगे भाई? अच्छा, किसी भी मीटर को बनाने के लिए कौन कौन से भागों की आवश्यकता होती है? अगर इंडिकेटिंग टाइप था, इंडिकेटिंग टाइप पढ़े थे ना ए भैया, इंडिकेटिंग टाइप पढ़े थे। इंडिकेटिंग टाइप में कौन से मूलभूत आधार तत्व थे? पहला था, पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे, डिफ्लेक्टिंग सिस्टम था ना, डिफ्लेक्टिंग सिस्टम, ताकि घूमे, घूम करके वैल्यू को आगे का मान जो भी सांख्यिक स्केल पे उसको प्रदर्शित करे। दूसरा था कि अगर ये घूम रहा है तो इसको क्या करे? कंट्रोल करे। यही था ना भैया। और तीसरा क्या था? जब इनके मानों में अंतर हो तो उसको रोकने के लिए डैंपिंग का भी यूज किए थे। तो तीसरा हमने क्या यूज किया था? डैंपिंग। ये कहां के लिए था? तो ये जो था वो था आपका किसी इंडिकेटिंग टाइप के लिए। क्या ये इंडिकेटिंग टाइप है? नहीं, ये इंडिकेटिंग टाइप तो है नहीं। ये कैसा उपयंत्र है? बोलो जी मृत्युंजय, कैसा उपयंत्र है ये? जो ये आप पढ़ रहे हैं इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर, ये कैसा उपयंत्र है? बताए हैं, लिखवाए भी हैं। समाकलनीय उपयंत्र है। 3 प्रकार के उपयंत्र थे ना? सूचक उपयंत्र, अभिलेखी उपयंत्र और समाकलनीय उपयंत्र थे। तो ये कैसा उपयंत्र है? ये समाकलनीय उपयंत्र है। क्या ये सूचक उपयंत्र है? नहीं। जब ये सूचक उपयंत्र नहीं है तो क्या इसमें इन सिस्टमों की भी आवश्यकता होगी? होगी, लेकिन सबकी आवश्यकता नहीं होगी। ठीक, अलग अलग चीजों की आवश्यकता होगी। ये समाकलनीय उपयंत्र है, ये चीज ध्यान रखेगा। ये सूचक उपयंत्र अब नहीं रह गया है कि सूचक उपयंत्र है, इसमें भी चाहिए डिफ्लेक्टिंग, कंट्रोलिंग और डैंपिंग। यहां नहीं चाहिए, क्योंकि ये समाकलनीय उपयंत्र। तो समाकलनीय उपयंत्र जो है, ये वाला उपयंत्र, ये 4 भागों से मिलकर बना है। पहला इसमें भी रहेगा डिफ्लेक्टिंग सिस्टम। पहला इसमें भी क्या होगा? डिफ्लेक्टिंग सिस्टम होगा। आई बात समझ में? इसमें कंट्रोलिंग के लिए जैसे उसमें स्प्रिंग का या ग्रेविटी का यूज करते थे, यहां कंट्रोलिंग के लिए स्प्रिंग या ग्रेविटी का यूज नहीं करते। तो लिखेगा, यह मीटर निम्न 4 भागों से मिलकर बना होता है। पहला पहला डिफ्लेक्टिंग सिस्टम, पहला डिफ्लेक्टिंग सिस्टम हो गया। दूसरा दूसरा लिखेगा रोटेटिंग सिस्टम। दूसरा रोटेटिंग सिस्टम, या इसको लिख सकते हैं मूविंग सिस्टम या मूविंग सिस्टम। रोटेटिंग सिस्टम या मूविंग सिस्टम हो गया। नहीं, यहां कंट्रोलिंग नहीं है, यहां पे रोटेटिंग या मूविंग सिस्टम आएगा। बताएंगे ना, समझाएंगे ना कैसे वो कंट्रोल होगा, कैसे रुकेगा। तीसरा तीसरा ब्रेकिंग सिस्टम। तीसरा ब्रेकिंग सिस्टम हो गया, हो गया। और चौथा चौथा अच्छा, एनर्जी मीटर किसी भी वैल्यू को रिकॉर्ड के रूप में रखता है ना। जैसे आज आप महीने में अपने पेमेंट कर दिए तो उस पर शो करता रहता ना, आज अगर पेमेंट आपको करना है तो देख लिए कितना है, देख लिए ना। फिर जब अगले दिन का पेमेंट करने जाते हैं तो क्या वो पिछला वाला गायब हो जाता है क्या? नहीं ना, उसके आगे ना वो चलता है। फिर तो वो क्या करता है? वो स्टोर करके रखता है डाटा के रूप में, यानी कहीं पंजीकृत करके उसको रखता है। तो अगला लिखेगा, अगला है पंजीकरण सिस्टम या रजिस्ट्रेशन सिस्टम। अगला है रजिस्ट्रेशन सिस्टम, पंजीकरण प्रणाली। हो गया।
आपको इसी में से देंगे ना एनर्जी मीटर का फिगर बनाने के लिए। छह हजार छः ये वाला फिगर बना लीजिए ए भाई, ये वाला फिगर बना लीजिए एनर्जी मीटर में, ये वाला फिगर बना लीजिए। अब इसके नीचे जगह छोड़ के रखिएगा हमको दिखाने के लिए कुछ।
ठीक, क्योंकि इस फिगर में अभी बहुत कुछ दिखाना बाकी है, दिखा लेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। हम इस फिगर में बाकी चीजें आपको दिखा दे रहे हैं जो अभी छूटा हुआ है, जो बना नहीं है। हाँ, ये एनर्जी मीटर का फिगर है। ये देखो भाई, यहां धारा कुंडली होती है, ये भी धारा कुंडली है, ये भी धारा कुंडली है। यहां पर जो लगी है बोल्टता कुंडली लगी हुई है, तो ये धारा कुंडलियां हैं और ये क्या है आपका बोल्टता कुंडली। आगे बात समझे, धारा कुंडली सप्लाई के किस क्रम में जुड़ेगी, तो धारा कुंडली जो होगी ये सप्लाई के श्रेणी क्रम में जुड़ेगी। यहां पर दिख भी रहा है कि ये सप्लाई इधर से आई है और ये गई है इस तरह से लोड में चली गई है, चली गई है ना, तो ये सप्लाई के किस क्रम में आपको दिख रहा है, तो ये सप्लाई के श्रेणी क्रम में दिख रहा है। ठीक, तो यहां से आपका देखेगा ध्यान से, यहां से आपको दिख रहा होगा, ये यहां से इनपुट दिख रहा होगा, यहां से क्या दिया जा रहा है, इनपुट सप्लाई दिया जा रहा है, दिया जा रहा है, यहां से इनपुट सप्लाई भी दिया जा रहा है, दिया जा रहा है। ये इनपुट सप्लाई कहां जा रही है, तो ये इनपुट सप्लाई यहां से आपका आ रही है लोड में और ये आपका मैग्नेट में, दिखा आपको, तो ये क्या है, ये यहां से श्रेणी क्रम में आपको दिख रहा होगा मैग्नेट, तो ये क्या है, ये करंट कॉइल है, ये कौन सा है, ये करंट कॉइल है। ठीक, और ये क्या है, ये वाला देखेंगे, अगर ध्यान से इस वाली कुंडली को देखेंगे तो ये सप्लाई के किस क्रम में जुड़ा हुआ है, ये सप्लाई के किस क्रम में जुड़ा है, तो ये सप्लाई के पैरेलल में दिख रहा है। एक क्या है, एक इस टर्मिनल से जुड़ा हुआ है तो दूसरा इस टर्मिनल से जुड़ा है, तो ये कौन सा कॉइल है, तो इसको बोलेंगे पीसी, पोटेंशियल कॉइल। ठीक, तो ये क्या है, ये धारा कुंडली है, तो ये करंट कॉइल है, और ये क्या है, ये पोटेंशियल कुंडली है, तो ये कौन सा है आपका विभव कुंडली है। आई बात समझ में, तो ये एक धारा कुंडली होती है और एक ये विभव कुंडली होती है, दो कुंडलियां होती हैं आपकी। और इन दोनों कुंडलियों के बीच में क्या रखा गया है, तो इन दोनों कुंडलियों के बीच में ये एल्युमिनियम की डिस्क रखी गई है, एल्युमिनियम की चकती रखी गई है। यही एल्युमिनियम की चकती क्या करेगी, घूमेगी आपका। अगली बात समझो, यही एल्युमिनियम की चकती घूमेगी। इस फिगर को बना लीजिएगा बकायदा, इसका फिगर जो एक्चुअल में, वो एक्चुअल में फिगर ऐसा है। ठीक, ये इस तरह का है कि इसमें आपका करंट कॉइल है, ये पोटेंशियल कॉइल है, और ये क्या है, एल्युमिनियम की डिस्क है, जो बीच में एल्युमिनियम की डिस्क क्या होगी आपका, घूमेगी। और इसी के साथ ये दाता लगा हुआ है, ये दाता लगा हुआ है, ये दाता ही घूमेगा तभी उसमें का क्या होगा, गणन तंत्र घूमेगा। आई बात समझ में, जिसको पंजीकरण कहा जा रहा है, पंजीकरण सिस्टम, यानी वही गणन तंत्र है। कौन सा, दोनों स्थिर है, दोनों मैग्नेट स्थिर है। ये एल्युमिनियम की डिस्क घूम रही है, ये जो घूम रहा है इसमें, ये एल्युमिनियम की डिस्क घूमेगी, कब घूमेगी ये बताएंगे हम आपको। और यहां से ये विभव कुंडली और ये धारा कुंडली, इन दोनों का प्रभाव जब इसके ऊपर कार्य करेगा तभी ये बीच वाला डिस्क घूमेगा। आई बात समझ में, कौन सा, ये चुंबक लगाएगा, तो चुंबक का क्या कार्य है वो हम बताएंगे आपको, बढ़ाए थे ईडी करंट डैंपिंग। तो ईडी करंट डैंपिंग में एल्युमिनियम डिस्क के बाहर ही ना लगाते थे मैग्नेट, तो वो ईडी करंट डैंपिंग के प्रभाव के लिए लगाया गया है, यानी स्पीड को कम ज्यादा करने के लिए लगाया गया है। आई बात समझ में, स्पीड को कम ज्यादा करने के लिए लगाया गया हो। फिगर बना लो जल्दी से, बन गया फिगर कि घर बनाएंगे, ठीक घर बनाएंगे तो समझिए, तो इसी बताएंगे, कहाँ बताएंगे, ध्यान दीजिएगा भाई। ये क्या है, कहा, देखो भाई ये वाला क्या है, ध्यान से देखेंगे तो ये आपको दिख रहा होगा कि ये कैसा चीज है, ये आपका कोर है। ये क्या दिख रहा है आपको कि ये कोई कोर है, कोर दिख रहा है यहां से, बोलो भैया ये कोर दिख रहा है ना, ये आपका क्या है, ये कोर है, ये यहां से आपका इस तरह से कोर है। और कोर की ये क्या है, कोर की ये लिम्बे हैं, इनको लिम्ब बोला जाता है, यानी पैर। लिम्ब का मतलब होता है पाद या पैर।
तो ये कोर के कितने पैर हैं? 3 पैर हैं, पहला दूसरा तीसरा, है ना। तो पहला पैर है, दूसरा पैर है और ये तीसरा पैर है। 3 लिंब हैं किसके? इस कोर के। तो ये कौन सा कोर है? तो ये जो कोर है, इस कोर का नाम है आपका शंट मैग्नेट। ये कैसा कोर है? तो ये है आपका शंट मैग्नेट। दिख रहा है? ले रहा है। तो ये क्या है? ये आपका शंट मैग्नेट है। कैसा मैग्नेट है? शंट मैग्नेट। ये आपको दिख रहा होगा यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक आपको शंट मैग्नेट दिख रहा होगा। ये पूरा क्या है? शंट मैग्नेट का भाग है। ये पूरा शंट मैग्नेट का भाग है ना। ये पूरा शंट मैग्नेट का भाग है। उसी तरह से ये किसका भाग है? तो ये धारा कुंडली का भाग है। ये जो है ये किसका भाग है? तो ये जो है वो धारा कुंडली का भाग है। और ये धारा कुंडली का क्या है? कोर है। ये धारा कुंडली का क्या है? कोर है। तो ये धारा कुंडलियों का कोर होता है। और ये किसका कोर है? आपका शंट मैग्नेट का कोर है। तो 2 कोर हैं और दोनों कोरों पर वाइंडिंग की गई है। एक कौन सी वाइंडिंग है? एक का नाम है पोटेंशियल कॉइल या वोल्टता कुंडली कह रहा, उसी को VC कह रहा, वोल्टता कुंडली या PC कहेगा, पोटेंशियल कॉइल। और एक क्या है? तो एक है आपका करंट कॉइल या इसी को कह रहा है धारा कुंडली। धारा कुंडली कैसे डिजाइन की जाती है? करंट कॉइल की डिजाइनिंग कैसी होती है? बोलो भाई, करंट कॉइल की डिजाइनिंग कैसी होती है? तो करंट कॉइल की डिजाइनिंग मोटे तारों के कम वर्तन की होती है। पोटेंशियल कॉइल की डिजाइनिंग कैसी होती है? तो पतले तारों के अधिक वर्तन की होती है। तो ये पतले तारों के अधिक वर्तन की दी गई है आपका, और यहां पर मोटे तारों का कम वर्तन दिया जाता है। तो ये कहलाती है धारा कुंडली और ये कहलाती है क्या? वोल्टता कुंडली कहलाती है। और ये क्या है? ये ध्यान से देखेंगे तो ये बीचों बीच आपका क्या लगा हुआ है? ये बीचों बीच स्पिंडल लगा हुआ है। और ये स्पिंडल कहां रखी हुई है? तो ये स्पिंडल रखी हुई है किसी आपका चूल पे। ये क्या भाई? ये चूल है आपका, किसी चूल पे इसको रखा गया है ना। यानी चूल पे आपका कोई बियरिंग लगी होगी, एक साइड बियरिंग रहता है, एक साइड पियोट रहता है। एक साइड बियरिंग रहता है, एक साइड पियोट लगाया जाता है। तो यही आपका क्या करेगा? ये बीचों बीच है, ये घूमेगा, यानी ये स्पिंडल घूमेगा। तो ये स्पिंडल के ऊपर क्या है? ये एल्युमिनियम की डिस्क लगी हुई है। ये पूरी की पूरी एल्युमिनियम की डिस्क क्या होगी? इसी के साथ घूमेगी। किसके साथ घूमेगी आपका? तो ये जो आपका है एल्युमिनियम की डिस्क इस स्पिंडल के साथ घूमेगी। तो एल्युमिनियम की डिस्क कब घूमेगी? तो जब यहां पर धारा कुंडली से निकलने वाले चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव और इधर क्या है? वोल्टता कुंडली के फ्लक्स का प्रभाव जब कार्य करेगा, तो ये एल्युमिनियम डिस्क बीच में होने की वजह से क्या करेगी? आपका घूमेगी। आई बात समझ? तो लिखेगा इसमें। पहले हम संरचना बात करेंगे कि क्या क्या लगा हुआ है, कैसे कैसे लगा है। ये वोल्टता कुंडली कहां लगा है? तो ये पैरेलल में लगा हुआ है। धारा कुंडली कहां लगा है? तो ये सीरीज में लगा हुआ है। तो इस वोल्टता कुंडली और इस धारा कुंडली की वजह से क्या होगा? विक्षेपण होगा। मतलब समझ रहे हैं? इन्हीं दोनों की वजह से ये एल्युमिनियम डिस्क घूमेगा। तो ये दोनों क्या इसका निर्माण करेंगे? विक्षेपण प्रणाली का निर्माण करेंगे। डिफ्लेक्टिंग सिस्टम का जो निर्माण करेंगे वो कौन करेगा? तो ये धारा कुंडली करेगा और ये वोल्टता कुंडली करेगा। इन्हीं दोनों के प्रभाव की वजह से क्या होगा? एल्युमिनियम की डिस्क घूमेगी। यानी यहां पर फिगर में आपको साफ दिख रहा है कि ये क्या है? ये वोल्टता कुंडली है और ये क्या है? धारा कुंडली। इन धारा कुंडली और इस वोल्टता कुंडली के प्रभाव से क्या होगा? ये एल्युमिनियम की डिस्क घूमेगी, तो जिससे विक्षेपण प्रणाली का निर्माण होगा, डिफ्लेक्टिंग सिस्टम का निर्माण होगा। तो लिखेगा डिफ्लेक्टिंग सिस्टम, हेडिंग डाल लीजिएगा। बताएंगे ना, अब भैया काहे घबरा गए? एक एक पढ़ोगे कि एक ही बार पूरा पढ़ोगे? हेडिंग डाल लीजिएगा डिफ्लेक्टिंग सिस्टम। हेडिंग बच्चा डिफ्लेक्टिंग सिस्टम। लिखेगा ए भाई डिफ्लेक्टिंग सिस्टम लिखे। इस प्रकार के मीटर के निर्माण में, इस प्रकार के मीटर के डिफ्लेक्टिंग सिस्टम के निर्माण में, इस प्रकार के मीटर के डिफ्लेक्टिंग सिस्टम के निर्माण में दो पटलित कोरे होती हैं। दो पटलित कोरे होती हैं। दो पटलित कोरे होती है। पटलित का मतलब समझते हैं ना? लेमिनेटेड कोर। लेमिनेटेड कोर को हिंदी में ही कहा जाता है पटलित कोर। पटलित कोर, दो लेमिनेटेड कोरे होती हैं। इसमें प्रथम लेमिनेटेड कोर के ऊपर, इसमें प्रथम लेमिनेटेड कोर के ऊपर, इसकी बात कर रहा है, प्रथम लेमिनेटेड कोर के ऊपर
इसमें प्रथम लेमिनेटेड कोर के ऊपर, ये हमारा क्या है, ये प्रथम है, ये पहला है, ठीक। तो पहले लेमिनेटेड कोर के ऊपर कौन सी कुंडली की गई है, वोल्टता कुंडली। तो लिखेगा पहले लेमिनेटेड कोर के ऊपर वोल्टता कुंडली, वोल्टता कुंडली को लपेटा जाता है, वोल्टता कुंडली को लपेटा जाता है, वोल्टता कुंडली को लपेटा जाता है। यह वोल्टता कुंडली, यह वोल्टता कुंडली कैसी होती है, अभी बताए हैं। यह वोल्टता कुंडली कैसी होती है, पतले तारों के अधिक वर्तन की होती है। तो लिखेगा यह वोल्टता कुंडली पतले तारों के अधिक वर्तन की होती है। हो गया, पतले तारों के अधिक वर्तन की होती है। आगे लिखेगा, आगे लिखेगा तथा दूसरा कोर, दूसरा लेमिनेटेड कोर, तथा दूसरा लेमिनेटेड कोर जिसके ऊपर, जिसके ऊपर धारा कुंडली लपेटी जाती है, जिसके ऊपर धारा कुंडली लपेटी जाती है, और यह धारा कुंडली, और यह धारा कुंडली, और यह धारा कुंडली मोटे तारों के अधिक वर्तन की होती है, और यह धारा कुंडली मोटे तारों के अधिक वर्तन की होती है। यह धारा कुंडली मोटे तारों के अधिक वर्तन की होती है, सॉरी कम वर्तन, गलती से बोल दिए, मोटे तारों के कम वर्तन की होती है। हो गया, मोटे तारों के कम वर्तन की होती है। और इस संट मैग्नेट के, और इस संट मैग्नेट के, देखो भाई इधर ध्यान दीजिएगा, इस संट मैग्नेट के मध्य में कुछ लगा हुआ है, ये मध्य वाले लिंब पर कुछ लगा हुआ है, बोलो भाई। तो ये जो मध्य वाला लिंब है, यानी जो मध्य वाला पैर है, इस मध्य वाले पैर पे ये क्या लगा हुआ है आपका, तो इसको बोल रहा है पीएफसी, है ना, पीएफसी, जिसका मतलब होता है ताम्र छादन पट्टी। इसको कहते हैं ताम्र छादन पट्टी, यानी तांबे की पट्टी लगी होती है, तांबे की शेडेड पट्टी लगी होती है। तो ये इसके ऊपर क्या लगा है, ये तांबे की पट्टी लगा हुआ है, ठीक। तो लिखेगा, क्या लिखे हैं, और इस संट मैग्नेट के बीच वाले लिंब पर, बीच वाले पैर पर, बीच वाले लिंब पर कॉपर शेडेड बैंड, कॉपर शेडेड बैंड या ताम्र छादन पट्टी लगी होती है, ताम्र छादन पट्टी लगी होती है। ताम्र छादन पट्टी लगी होती है, जिसका कार्य होता है, जिसका कार्य होता है वोल्टेज से करंट को 90 डिग्री पीछे करने का, जिसका कार्य होता है वोल्टेज से करंट को 90 डिग्री पीछे रखने का। पीछे रखने का यानी पश्चिगामी रखने का, वोल्टेज से करंट को 90 डिग्री पश्चिगामी रखने का, वोल्टेज से करंट को 90 डिग्री पश्चिगामी रखने का कार्य होता है। हो गया, हो गया भाई। अब देखो यहां पर दो और ऐसे लगे हुए हैं, इधर देखो भाई, यहां पर ये भी लगा हुआ है, यहां पर ये लगा है FC1, है ना, दूसरा क्या है FC2। ये दोनों क्या करते हैं, FC1 और FC2, और इस पे भी दिख रहा है, इस पे भी आपका कुछ लगा हुआ है, ये ऐसे लगा हुआ दिख रहा है, इस पर भी कुछ ऐसे लगा हुआ दिख रहा है। तो ये भी तांबे की पट्टियां ही होती हैं,
इधर भी तांबे की पट्टी होती है, इधर भी तांबे की पट्टी होती है। आई बात समझ में? तो इधर भी तांबे की पट्टी लगाई जाती है, इधर भी तांबे की पट्टी लगाई जाती है। क्यों लगाई जाती है? तो ये घर्षण हानि जो होती है, जब घर्षण हानि होती है, जैसे जब ये आपका एल्युमिनियम की डिस्क घूमेगी तो जिस बियरिंग पर घूमेगी तो उसका कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन की वजह से मान में आपका कमी हो जाएगी। उस मान की कमी को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, दोनों साइड पर हम तांबे की छादन की पट्टी लगा देते हैं। तो उसको लगाने से फायदा क्या हो जाएगा? जानते हैं फायदा क्या होता है? फ्लक्सों की मात्रा बढ़ जाती है। अगर फ्लक्स की मात्रा बढ़ानी होगी तो कैसे बढ़ती है? बोले भाई, अगर फ्लक्स की मात्रा बढ़ानी होती है तो कैसे बढ़ती है? कॉइल की संख्या बढ़ा देते हैं। पढ़े होंगे कि अगर फ्लक्सों की मात्रा बढ़ानी है किसी भी कोर में तो कॉइल की संख्या बढ़ा दी जाती है। इसीलिए एक्स्ट्रा जोड़ा जा रहा है यहां पे क्या आपका, तांबे का। आई बात समझ में? जब यहां पर तांबे का जोड़ देंगे पट्टी तो इससे फ्लक्सों की मात्रा बढ़ जाएगी। जब फ्लक्सों की मात्रा बढ़ जाएगी तो अधिक मान का फ्लक्स कार्य करेगा, जिससे पहले के अपेक्षा गति क्या हो जाएगी, थोड़ी सी बढ़ जाएगी। और जो गति फ्रिक्शन में गायब हो जाती थी वही गति उसको फिर से क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। इसलिए ऐसा किया जाता है। तो लिखेगा, क्या लिखेंगे? ठीक, लिखेगा इसी शंट मैग्नेट के किनारे वाले, इसी शंट मैग्नेट के किनारे वाले, इसी शंट मैग्नेट के किनारे वाले दोनों पैरों पर, किनारे वाले दोनों पैरों पर तांबे की पट्टी लगी होती है, तांबे की पट्टी लगी होती है। तांबे की पट्टी लगी होती है। ओके भाई, इस वाले फिगर को ध्यान से देखेगा। इसमें दिख रहा कहीं शेडेड रिंग? ये ऊपर तो इतने में कॉइल दिख रहा होगा, इतने में आपको कॉइल, इतने में तो आपको कॉइल दिख रहा होगा, यहां पे दिख रहा है कॉइल, लेकिन इसके नीचे एक छोटा सा शेडेड रिंग भी आपको दिख रहा होगा। दिख रहा है? तो वो क्या है, ये आपका जो इससे फ्लक्स की मात्रा को क्या कर देता है, ये बढ़ा देता है। ये फ्लक्सों की मात्रा क्या करता है, और अधिक बढ़ा देता है। तो इसीलिए यहां पर ये शेडेड रिंग लगाया जाता है, ये शेडेड रिंग लगता है। तो ये आपका कॉपर का शेडेड रिंग होता है। ये किसका रिंग होता है? कॉपर का शेडेड रिंग होता है। इसमें आपको ध्यान से अगर देखेंगे तो यहां ये चीज दिखेगी, दिखेगी ना? ये पूरा पूरा क्या है, ये इतना कॉइल है लेकिन नीचे क्या है आपका, शेडेड रिंग है आपका जो लगा होता है। आगे लिखिएगा, इससे बात करते हैं। ये हमने धारा कुंडली में बता ही दिया कि ये किस क्रम में जुड़ा होता है, सप्लाई के श्रेणी क्रम में। लिखवाना ये चीज सप्लाई के श्रेणी में और सप्लाई के समांतर में जुड़ा होता है, नहीं? तो लिख लीजिएगा, शंट कुंडली सप्लाई के समांतर में, पोटेंशियल कॉइल सप्लाई के समांतर में, वोल्टता कुंडली सप्लाई के समांतर में, और धारा कुंडली सप्लाई के, और धारा कुंडली सप्लाई के श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। वोल्टता कुंडली सप्लाई के श्रेणी क्रम में और धारा कुंडली सप्लाई के, वोल्टता कुंडली सप्लाई के समांतर क्रम में और धारा कुंडली सप्लाई के श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। जी गलती बोल दिए थे क्या? अच्छा ठीक। कौन सा? कौन सा बीच के नीचे? ये वाला क्या नीचे से नहीं लिखवाया है? 4 ठो सिस्टम लिखवाना है। अभी कितना सिस्टम लिखे? 1 को। बाकी 3 में कुछ लिखोगे कि खाली रखोगे? लिखो तो अगली हेडिंग, अगली हेडिंग है
धमका कहाँ रहे हैं जी? हाँ, वो चाह रहा है कि एक बार में कुल खा ले, उसको कह रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा खाओ। हम समझ रहे हैं, तुम चाह रहे हो कि इसके नीचवा का कहानी लिखवा रहे हैं। अरे भाई बाकी 3 ठो हेडिंग है, उसमें भी तो लिखवाएंगे ना नीचवा का। कौन सा? ऐसा है ना, अगली हेडिंग डालिए। अगली हेडिंग है चल तंत्र या मूविंग सिस्टम। चल तंत्र या मूविंग सिस्टम। अरे मूविंग सिस्टम को ही ना चल तंत्र बोला जाता है, चल तंत्र प्रणाली, इसीलिए तो मूविंग सिस्टम बोले हैं। वोल्टता कुंडली सप्लाई के समांतर क्रम में होती है। देखो भाई, ए बाबू, ए भैया इधर देखो जी, ये क्या था आपका? ये है ना चल तंत्र, यही ना घूम रहा है। एल्युमिनियम की डिस्क ही ना घूमेगी, और ये एल्युमिनियम की डिस्क किसके बीच में घूमेगी? तो ये वोल्टता कुंडली और धारा कुंडली के बीच में ही ना घूमेगी। घूमने वाला भाग कौन सा है? तो घूमने वाला भाग यही ना है, एल्युमिनियम डिस्क, यही ना घूमेगा। यही घूमेगा तभी ना आपका ये गलन तंत्र घूमेगा, तभी तो किसी वैल्यू को कैलकुलेट करेगा। तो इनके बीच में, यानी इस आपका शंट मैग्नेट और इस आपका सीरीज मैग्नेट के बीच में क्या लगा होता है? बीच में लगा होता है एल्युमिनियम की डिस्क, जो आप इस फिगर में भी देखे होंगे कि नीचे क्या है? नीचे आपका धारा कुंडली है, ऊपर आपका वोल्टता कुंडली, और इनके बीच में क्या है? एल्युमिनियम की डिस्क है। तो लिखेगा मूविंग प्रणाली के रूप में, मूविंग सिस्टम के रूप में, मूविंग सिस्टम के रूप में, मूविंग सिस्टम के रूप में मूविंग सिस्टम के रूप में एल्युमिनियम की डिस्क का प्रयोग किया गया होता है। एल्युमिनियम की डिस्क का प्रयोग किया गया होता है, और यह एल्युमिनियम की डिस्क, और यह एल्युमिनियम की डिस्क शंट मैग्नेट व सीरीज मैग्नेट के, यह एल्युमिनियम की डिस्क शंट मैग्नेट व सीरीज मैग्नेट के बीच में, शंट मैग्नेट व सीरीज मैग्नेट के बीच में रखी होती है। रखी होती है, हो गया, के बीच में रखी होती है। और यह एल्युमिनियम की डिस्क, और यह एल्युमिनियम की डिस्क किसी स्पिंडल पर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको क्या बोलते हैं? इसका क्या नाम है? ये जो यहां से यहां तक है, स्पिंडल, किसी स्पिंडल पर स्थित होती है, किसी स्पिंडल पर स्थित होती है, और स्पिंडल के दोनों सिरे, स्पिंडल के दोनों सिरे, हाँ, और इस स्पिंडल के दोनों सिरे, और इस स्पिंडल के दोनों सिरों पर, और इस स्पिंडल के दोनों सिरों पर, दोनों सिरों पर क्या लगा होता है? इस स्पिंडल के दोनों सिरों पर क्या लगा होता है? चूल लगा होता है। हाँ, चूल जिस पर स्पिंडल घूमता है। एक साइड में चूल के साथ भी क्या लगा होता है, यह भी जान लीजिएगा। चूल के साथ ज्वेल बियरिंग होती है, इधर ज्वेल बियरिंग लगा होता है, और इधर पियोट लगा होता है। आई बात समझ में? हाँ हाँ जी, संरचना में तो लिखोगे ना इन सब चीजों के बारे में। चूल पर स्थित होती है, हो गया। आगे लिखेगा, अब क्या दिख रहा है भाई? और कुछ बचा इसमें? और लिखेगा नीचे से, एल्युमिनियम की डिस्क, एल्युमिनियम की डिस्क धारा कुंडली व वोल्टता कुंडली, इन्हीं दोनों के प्रभाव की वजह से घूमती है भाई। तो लिखेगा एल्युमिनियम की डिस्क धारा कुंडली व वोल्टता कुंडली,
धारा कुंडली व वोल्टता कुंडली के कारण लगने वाले प्रभाव के कारण लगने वाले बल, धारा कुंडली व वोल्टता कुंडली के कारण लगने वाले क्षेत्र का प्रभाव, ऐसे लिख सकते हैं कि क्षेत्र का प्रभाव, या लिख सकते हैं क्षेत्र में जब क्षेत्र का लगेगा तो क्षेत्र का बल ही ना कार्य करता भाई, क्षेत्र का प्रभाव तथा भंवर धाराओं के इंटरएक्शन के कारण एल्युमिनियम डिस्क रोटेट करती है। एल्युमिनियम डिस्क रोटेट करती है। एल्युमिनियम डिस्क रोटेट करती है। ओके भाई, अगला सिस्टम क्या है? अगला है ब्रेकिंग सिस्टम। ब्रेकिंग के लिए क्या लगा है भाई? हाँ, कहीं दिख रहा है ब्रेकिंग मैग्नेट? ब्रेकिंग मैग्नेट, ये ब्रेकिंग मैग्नेट क्या करेगा? जब एल्युमिनियम की डिस्क घूमेगी तो एल्युमिनियम की डिस्क के घूमने पे ये क्या करेगा? फ्लक्स को काटेगा। फ्लक्स को काटेगा तो भंवर धाराएं पैदा होंगी। जब एल्युमिनियम की डिस्क घूमेगी तो डिस्क के घूमने पे फ्लक्स काटेगा। कौन काटेगा? एल्युमिनियम की डिस्क। कौन से फ्लक्स को काटेगा? तो एक एन होगा तो दूसरा क्या होगा? एस, क्योंकि ये हार्श चुंबक है ना, इसका नाम क्या होता है? इसका नाम हार्श शू होता है। तो ये हार्श शू मैग्नेट है। इस हार्श शू मैग्नेट में एक सिरा एन होगा तो दूसरा सिरा क्या होगा? यस होगा। इससे फ्लक्स निकलेगा। फ्लक्स निकल के कहां जाएगा? एन से यस की तरफ जाएगा। तो जब वो फ्लक्स एन से यस की तरफ जाएगा तो ये जो एल्युमिनियम की डिस्क है वो एन से यस की तरफ जाने वाले फ्लक्स को क्या करेगी? काटेगी। जब ये एन से यस की तरफ जाने वाले फ्लक्स को काटेगी तो यहां पर क्या ये धारा इस डिस्क के बाहर जा सकती है? कहीं नहीं जा सकती। धारा क्या कहीं बाहर जा सकती है? कोई बाहर जाने के लिए रास्ता है? नहीं है। तो जब धारा बाहर नहीं जा सकती तो वो क्या करेगी? वो अपने ही पथ में रह करके क्या करेगी? आपका घूमेगी, यानी भंवर धारा का निर्माण करेगी। तो वो जो भंवर धारा है वह, और यहां से जो फ्लक्स के बल का प्रभाव लग रहा है वो, और उसकी वजह से क्या होगा? वह आपका रुकता है वहां पर जाकर, वहीं पर डिस्क क्या हो जाता है? ठहर जाता है। ऐसा तो नहीं ना होता कि दिन भर आपका वो घूमता रहता है। आप लोग देखेंगे नहीं गणनतंत्र वाला देखे हैं एनर्जी मीटर, जिसमें आपका कैलकुलेट होती है वैल्यू, गणना करती है वैल्यू। अरे अभी फिगर तो दिखाए थे। ये जो आपको दिख रहा है, ये मीटर दिख रहा है। इस मीटर में क्या ये गणनतंत्र ही ना है? ये गणनतंत्र कब घूमेगा? ये गणनतंत्र तो जब ये आपका गणनतंत्र घूमेगा तभी जब आपका अंदर लगा हुआ आपका एल्युमिनियम की डिस्क घूमेगी। तो क्या ये गणनतंत्र हमेशा घूमता रहता है क्या? बोलो भाई, नहीं ना। ये आपका कुछ समय के बाद घूमता है। जितनी खपत होगी, जितनी वैल्यू बढ़ेगी, उसी के अकॉर्डिंग आपका क्या करता है? वह कैलकुलेट करता है ना। तो कहीं तो ये डिस्क रुकती होगी ना, कहीं तो ये डिस्क आपका क्या हो जाता होगा? रुकता होगा ना। तो डिस्क किसके प्रभाव की वजह से रुकेगा? जब ये डिस्क घूमा तो डिस्क के घूमने से एन से एस की तरफ जाने वाले फ्लक्स को क्या किया? काटा। जब काटेगा तो वो धारा बाहर जा पाएगी क्या? कटने वाली फ्लक्स की वजह से जो उत्पन्न होगी धारा। जब ये एल्युमिनियम की डिस्क किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूमेगा तो एन से एस की तरफ जाने वाले फ्लक्स को काटेगा। तो जब एन से एस की तरफ जाने वाले फ्लक्स को काटेगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, जिससे प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। क्या वो धारा बाहर जाएगी? कुछ लगा है बाहर ले जाने के लिए? धारा नहीं लगा हुआ है। तो जब कुछ नहीं लगा तो धारा अपने ही लूप में क्या होगी? फ्लो करेगी ना, सर्कुलेट होगी ना। और जब अपने ही लूप में आपका सर्कुलेट होगी तो वही बन जाएगी क्या? भंवर धारा। भंवर में क्या होता है? पानी एक ही जगह घूमता है ना आपका, ऐसा हुआ दिखाई देता है। तो धारा क्या करेगी? वहीं पर आपका रोटेट करेगी आपका। और जब धारा वहीं पर रोटेट करेगी आपका तो इसकी वजह से जो उत्पन्न हुई भंवर धारा वो, और इसके फ्लक्स का जो प्रभाव कार्य कर रहा है वो, उसकी वजह से क्या होगा? ये एल्युमिनियम की डिस्क कुछ देर के लिए रोटेट नहीं होगी। कब तक नहीं होगी? क्योंकि भंवर धारा के कारण हीट उत्पन्न होता है। जब वो हीट वायु में विसर्जित हो जाएगा, जब उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, तब क्या करेगा? वो तब फिर से हावी होगा। आई बात समझ में? तो वो फिर से हावी होगा, फिर से वो घूमेगा आपका। तो वो कुछ देर बाद ऐसी प्रक्रिया होगी।
वो लगातार ऐसी प्रक्रिया नहीं होगी। आई बात समझ में? क्योंकि इस चकती का अपना रेजिस्टेंस होगा और जब उससे धारा बाहर जा नहीं सकती तो वो रेजिस्टेंस में जब धारा फ्लो करेगी, यानी जब उस एल्यूमिनियम की डिस्क में धारा फ्लो होगी तो उसकी वजह से क्या उत्पन्न होगा? हीट ही ना उत्पन्न होगा। जो भी होगा वो आउटपुट हीट में ही ना कन्वर्ट होगा। जब वो हीट विसर्जित हो जाएगा तो फिर वो घूमेगा ना। आ रही बात समझ में कि नहीं? तो ये प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी आपका। तो अब बात आएगी कि जो ब्रेकिंग मैग्नेट है, इस ब्रेकिंग मैग्नेट को कहां रखा जाए? इस ब्रेकिंग मैग्नेट को यहां रख दिया जाए। ये जो ब्रेकिंग मैग्नेट है, इस ब्रेकिंग मैग्नेट को रखा कहां जाए? इस ब्रेकिंग मैग्नेट को हम यहां रख दें, यहां ऐसे रख दें, या इस ब्रेकिंग मैग्नेट को यहां रखें? अच्छा, ब्रेकिंग मैग्नेट को किनारे पर रखने या अंदर की तरफ रखने से कोई फायदा हो जाता है क्या? बोलो भैया। एक बात जान लो, अगर दरवाजे में कुंडी देखे हो, दरवाजे में जो कुंडी होती है अगर वो हम बीच में लगा दें तब फोर्स का मान क्या लगाना होगा, और कुंडी किनारे लगा दे तो फोर्स का मान क्या होगा? अगर किनारे पे लगाएंगे तो फोर्स क्या होगा, यानी कम ही फोर्स देंगे तो अधिक कार्य हो जाएगा। लेकिन जब बीच में लगाएंगे तो बीच में होने पे क्या होगा? अधिक फोर्स लगाएंगे तब जाकर के कार्य होगा ना। तो यहां क्या होगा, अगर शंट मैग्नेट, सॉरी ये ब्रेकिंग मैग्नेट, अगर ब्रेकिंग मैग्नेट किनारे पर होगा तो किनारे पर रहेगा तो बल क्या होगा? ज्यादा लगेगा। अरे किनारे पे ज्यादा ना बल लगता है जी, किनारे पे अधिक फोर्स कार्य करता है। थोड़ा सा अगर बल दे दोगे तो क्या हो जाएगा? ज्यादा ना हो जाएगा वो। लेकिन अगर यही अंदर की तरफ होगा तो क्या होगा? वो आपका बल कम कार्य करेगा। तो ये ब्रेकिंग मैग्नेट से क्या होता है, ब्रेकिंग मैग्नेट को हम आगे पीछे खिसका करके इसकी गति में परिवर्तन करते हैं। आई बात समझ में? अगर गति को बढ़ाना है, अगर गति को बढ़ाना है तो मैग्नेट को कहां झोंक दो? अंदर की तरफ। आई बात समझ में? अंदर की तरफ कर दो ताकि बल कम लगे। कम बल लगेगा तो ज्यादा तेजी से घूमेगा। और अगर गति को कम करना है आपका तो कहां इसको खींच के कर दो? बाहर। बाहर कर देंगे, किनारे पे कर देंगे तो किनारे पे बल क्या हो जाएगा? ज्यादा लगेगा, जिससे वो घूम नहीं पाएगा। हमको डिस्क को रोकना है ना, रोकने के लिए बल लगाना पड़ेगा ना, तो बल ज्यादा कहां लगेगा? तो किनारे पे ना बल ज्यादा लगेगा। रोकने के लिए अगर आप कोई दरवाजा है, दरवाजे को खोलने नहीं देना, उसको रोकना है तो बल कहां लगाएंगे? ज्यादा किनारे पर लगाएंगे कि जाके उसके जहां वो आपका जिस टेक पर फंसा हुआ है वहां जाके बल लगाएंगे? बताइए, किनारे पर ना बल लगाते हैं आप। तो किनारे पर करेंगे तो बल ज्यादा कार्य करेगा जिससे गति कम होगी, और जब बीच में करेंगे तो बल कम कार्य करेगा जिससे गति ज्यादा होगी। तो ये एल्युमिनियम की डिस्क की गति को बढ़ाया और घटाया जा सकता है इस विधि से। तो लिखिएगा। हाँ जी, हाँ, एनर्जी मीटर के अंदर का सिस्टम पढ़ रहे हैं। लिखा कहां तक लिखे थे? हाँ, इस डिस्क की गति को, इस डिस्क की गति को ब्रेकिंग मैग्नेट की सहायता से, उसी में चल रहा है जी। इस डिस्क की गति को ब्रेकिंग मैग्नेट में ही चल रहा है। ब्रेकिंग मैग्नेट हेडिंग डलवाए थे ना, ब्रेकिंग सिस्टम उसी में चल रहा है। तो लिखिएगा, इस डिस्क की गति को कम करने के लिए मैग्नेट को बाहर रखते हैं, मैग्नेट को किनारों पर रखते हैं। लिखिएगा, मैग्नेट को किनारों पर रखते हैं। और गति को बढ़ाने के लिए, और गति को बढ़ाने के लिए, और गति को बढ़ाने के लिए और गति को बढ़ाने के लिए मैग्नेट को अंदर की तरफ रखते हैं। मैग्नेट को अंदर की तरफ रखते हैं। हो गया? हो गया। अगली हेडिंग है रजिस्ट्रेशन सिस्टम। रजिस्ट्रेशन सिस्टम हो गया। ये ब्रेकिंग सिस्टम में लिखवाए हैं। अब रजिस्ट्रेशन सिस्टम, रजिस्ट्रेशन सिस्टम तो और छोटा होगा भाई। ठीक, रजिस्ट्रेशन में क्या होगा आपका, ये जो स्पिंडल घूमेगा तो स्पिंडल के घूमने पे जो भी वैल्यू होगी वो गणना करेगी और गणन तंत्र पर क्या करेगी, उस वैल्यू को देगी। तो लिखिएगा,
जब एल्युमिनियम की डिस्क घूमती है तो स्पिंडल के साथ लगा हुआ गलन तंत्र भी गति करता है। स्पिंडल के साथ लगा हुआ गलन तंत्र भी गति करता है। जब एल्युमिनियम डिस्क गति करती है तो इसके साथ लगा हुआ स्पिंडल भी घूमता है। क्या लिखवा दिए? अच्छा, डिस्क घूमती है तो स्पिंडल के साथ लगा हुआ गलन तंत्र भी घूमता है। गलन तंत्र भी घूमता है जिससे गलन तंत्र भी घूमता है। और इस गलन तंत्र के घूमने पर वैल्यू का मान गलन तंत्र के घूमने पर वैल्यू का मान कैलकुलेट करता है। खपत की जाने वाली एनर्जी का मान कैलकुलेट करता है। बात इसकी ये है, ठीक, कैलकुलेट करता है। नहीं, गलन तंत्र ये ऊपर लगा हुआ है और ये स्पिंडल ये है, ये स्पिंडल है। आई बात समझ में? सॉफ्ट को स्पिंडल बोला जा रहा है, ठीक। हाँ, तो इसी को सॉफ्ट जो होता है वो अलग जगह यूज किया जाता है। सॉफ्ट मोटी चीजों में यूज किया जाता है, यानी बड़ी बड़ी मशीनों में सॉफ्ट बोलते हैं उसको। और जब छोटी उपयंत्रों में बात करेंगे तो उसको स्पिंडल बोलते हैं, उसको सॉफ्ट नहीं बोल देंगे। जैसे आप बियरिंग पे कोई चीज घूमती है तो बियरिंग पे यहां को नहीं, यहां चुल पे घूमती है, तो बियरिंग का एक छोटा रूप हो गया वो चुल। तो बड़ी चीजों में नाम अलग, छोटी चीजों में नाम अलग होता है, ठीक। हेडिंग डाल लीजिएगा कार्यविधि।